हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट। जब भी किसी कंपनी द्वारा प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है या प्रोडक्ट को चूज़ किया जाता है तो उसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है, और ओवरऑल जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है प्रोडक्ट की तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको कैसे प्रमोट किया जाता है, उसकी कैसे प्राइसिंग की जाती है। तो इस सेशन में हम ये जानेंगे 4P: प्रोडक्ट, प्रमोशंस, प्राइसिंग एंड प्लेस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। जब भी कोई प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है कस्टमर को तो उससे पहले जो एनालिसिस होती है कंट्री वाइज, ओके, या स्टेट वाइज, तो उसमें देखा जाता है कि जो कस्टमर है वो क्या चाहता है। उसको उसके एनालिसिस के बेस पे हमें अपने प्रोडक्ट की वैरायटी डिसाइड करनी है, क्वालिटी डिसाइड करनी है और डिज़ाइन डिसाइड करनी है। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे जूस और इस टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं, ओके। और जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे वूलन कपड़े ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। तो इसमें समझने की बात यह है कि जो जियोग्राफिकल बेस पे इंटरनेशनल मार्केट में किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है जब हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, ओके। सो वैरायटी की बात अगर करें तो एक हमारा कोई फ्लेवर है उसमें हमें कई सारी वैरायटी देनी होगी सो दैट उन वैरायटी के बेस पे हम देख पाएँ कि सेलिंग किसकी ज़्यादा हो रही है, ओके। उस बेस्ट सेलिंग वाले प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा क्वालिटी की बात की जाए तो हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी देनी है जिसकी वजह से कस्टमर हमारे साथ बना रहे, ठीक है। जैसे बात करें हम पेप्सी की, तो पेप्सी की क्वालिटी के कारण ही लोग उसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। बात करें होंडा की, तो होंडा का जो ब्रांड है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर ही टिका हुआ है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। डिज़ाइनिंग की बात करें तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें किस डिज़ाइन में बनाना है। अगर बात करें फिज़िकल व्यू की तो वो डिज़ाइन हमें R&D करके एक बेस्ट डिज़ाइनिंग हमें देनी है प्रोडक्ट की, सो अट्रैक्टिव लगे कस्टमर को और उसकी सेलिंग बढ़े। इसके अलावा ब्रांड नेम, जब हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में एक इमेज बन जाती है तो उसकी ब्रांड नेम भी बन जाता है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें पेप्सी तो उसकी एक ब्रांड इमेज बनी हुई है। बात करें होंडा की तो इसकी भी ब्रांड इमेज बनी हुई है, उसकी वजह से कस्टमर का रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। तो आजकल लोग ब्रांड के पीछे चलते हैं, तो जितनी अच्छी ब्रांड होगी उतने ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फीचर्स की बात करें तो आपने देखा होगा जो व्हीकल्स में आजकल फीचर्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जितने बेटर फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट में, कार की बात ले लें तो कार में जितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और फीचर्स होते हैं, पीपुल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए फ़ीचर्स पे भी हमें ध्यान देना है। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग, छोटा प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट में भेज रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग एज़ पर इंटरनेशनल मार्केट होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमने बात की प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट को किस प्रकार से हम बनाया जाए ताकि जो कस्टमर है उससे अट्रैक्ट हो और मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चले। अगर बात करें प्राइसिंग की तो हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग इकोनॉमिक बेस पे रखनी चाहिए। जस्ट लाइक ए कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वहाँ के रहने वाले लोग किस टाइप के हैं, ठीक है, उनकी पर कैपिटल इनकम क्या है, इस बेस पे हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करनी है जिससे कि प्राइस पे वो सही प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट चल पाए। जैसा कि हम देखते हैं कि अर्बन एरिया और विलेजर एरिया, इसमें काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है प्राइसिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे देखने की बात है, जो शहर में होता है उसका प्राइस कुछ डिफरेंस होता है और जो गांव में होता है उसका प्राइस डिफरेंस होता है। तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि लोग उसको कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग चूज़ करनी है, ठीक है। तो इसके अलावा प्रोडक्ट को
अट्रैक्टिव सेलिंग बढ़ाने के लिए हम इस पर डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हमें पेमेंट पीरियड देना है। जैसे हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, मंथली डिस्ट्रीब्यूटर का हमने पेमेंट पीरियड रख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पेमेंट आ जानी चाहिए। तो ये चीज़ हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है रिगार्डिंग दिस, कि पेमेंट भी उसकी टाइम पे आती रहे। क्रेडिट टर्म की बात करें तो 30 डेज़ की हम क्रेडिट टर्म रख सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ठीक है, जो कि हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लाएगा और उसके बाद अपनी पेमेंट करे। जब उसकी सेलिंग हो जाएगी या फिर उसके एक टर्म होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट मिल जाएगी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सिलेक्शन करते हैं। बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो एडवर्टाइजिंग के कई सारे तरीके होते हैं। टीवी के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, इसके बाद डिजिटल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक और कई सारी यूट्यूब पे भी एडवर्टाइजिंग हो सकती है। तो ये एक तरीका है अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस जनरल लोगों के बीच में लाने की। तो किस तरह हम अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेशन रखें ताकि लोगों को उसके बारे में पता पड़े। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज़ का कि आपने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया लेकिन लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो कौन सा बेस्ट वे होगा जिसके कारण आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों के बीच में आए। तो इसका एडवर्टाइजिंग का जो सिलेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे, कि किस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। बात करें पर्सनल सेलिंग की, तो आप अपने गुड्स की पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हो या फिर आप थर्ड पार्टी सेलिंग भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वे आप चूज़ कर रहे हो। सेल्स प्रमोशंस और पब्लिक रिलेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशंस की अगर बात करें तो हमें अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड लोगों से व्यूज़ लेने होंगे, फीडबैक लेना होगा कि हमारे प्रोडक्ट में अभी भी अगर कुछ कमी है तो हम उसको सही कर पाएँ। तो इसके लिए पब्लिक रिलेशन वाला जो कॉलम होता है उसमें हम अपने प्रोडक्ट के पीछे ईमेल आईडी डाल सकते हैं फीडबैक के लिए। तो कमेंट्स अपने यूज़र या उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर है उसको उस पर रिवर्ट कर सके फीडबैक, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद में अगर बात करें हम, जब फाइनली हमारा प्रोडक्ट फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल की क्या प्रोसीजर रहेगा वो हम देखते हैं। तो चैनल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजा रहे हैं तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट भी हो सकता है और डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये हमें चूज़ करना है कि कौन सा आपका बेटर है। इसके बाद में लोकेशंस की बात करें तो लोकेशन वाइज हमें अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है उसको देखते हुए एवरी लोकेशन पे परफेक्टली जितनी रिक्वायरमेंट है उस अपने प्रोडक्ट की उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात करें इन्वेंट्री की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इसका। फॉर एग्जांपल, जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए हमें अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना है, कि ऐसा नहीं कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बंद पड़ी और हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और इधर कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है। तो इन्वेंट्री को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है एज़ पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो चूज़ करना पड़ेगा कि ये कौन सा बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से हमें अपने प्रोडक्ट को नावा सेवा सी पोर्ट पे पहुँचाना है, तो बाय रोड ठीक रहेगा या बाय ट्रेन ठीक रहेगा, या फिर फॉर एग्जांपल हम अपने गुड्स का एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं तो बाय एयर करेंगे या बाय सी करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपका। ठीक है, यही बात सप्लाई की आती है, लॉजिस्टिक की आती है। तो इन चीज़ों पे हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो गाइज़, आज के सेशन में हमने पढ़ा व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी कॉन्सेप्ट क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी, प्राइसिंग क्या होगी और प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये चीज़ों का हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। सो गाइज़, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।